नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुबह सुबह एक्शन। सुरक्षा बलों ने लश्करों के 3 आतंकियों को मार गिराया। धुंध का कहर। वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर टकराए वाहन, स्कूल के बच्चे हुए घायल। यूपी के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जमकर हुआ बवाल। गाड़ियां कैंटीनें फूंकी गई। तोड़फोड़ पत्थरबाजी में दर्जनों हुए घायल। राजस्थान में गरीबों को 500 रुपए में मिलेगा अब गैस सिलेंडर। अशोक गहलोत ने किया बड़ा ऐलान। एमवीए नेताओं को बेलगावी में प्रवेश पुलिस ने रोका। दोनों राज्यों में तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को सुबह सुबह सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिला है। शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। शोपियां जिले में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन चलाया और मुठभेड़ में ये तीनों आतंकवादी मारे गए। ये तीनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए बताए गए हैं। सुबह शोपियां जिले में मुझ मार्ग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हो गया। शोपियां जिले के मुंज मार्ग में एनकाउंटर के दौरान भारतीय जवानों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। इलाके में सेना लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि पुलिस जब सर्च ऑपरेशन चला रही थी तब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की और देखते ही देखते लश्कर के 3 आतंकी ढेर हो गए। फिलहाल पुलिस अब भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। गौरतलब है कि घाटी से 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर की शांति उससे देखी नहीं जा रही और जैसे जैसे कश्मीर विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, पाकिस्तान की छटपटाहट वैश्विक मंचों से लेकर सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद तक जारी है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर को अस्थिर करने की असफल प्रयास में लगा हुआ है। देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सोमवार को कोहरे की वजह से कई वाहन हाईवे पर हादसे का शिकार हो गए। यूपी के ग्रेटर नोएडा, कन्नौज में जहां हाईवे पर कोई वाहन में कोहरे के चलते भिंडर हो गए, जबकि हरियाणा के मेवताब में भी स्कूल बस ट्रक से भिड़ गई। इन हादसों में दर्जनों स्कूली बच्चे और लोग घायल हुए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के कारण ग्रेटर नोएडा वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए और कई लोग इस घटना में घायल हो गए। इसी तरह यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ट्रक और कार की भिड़ंत भी नजर आई।
हादसे में 6 छपाई घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सभी छात्राएं डीएलडी का एग्जाम देने कार से जा रही थी। इस दौरान तालग्राम थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर इनकी कार हादसे का शिकार हो गई। इसी तरह यूपी के रायबरेली में घने कोहरे के चलते स्कूली वाहन और लोडर में जोरदार टक्कर हुई। स्कूल बस और लोडर की आमने सामने की टक्कर में कई बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन घायल बच्चों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद स्कूल के चालक बुरी तरह से फंस गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से निकाला। सलोन कोतवाली क्षेत्र में बगरा रेलवे संपर्क मार्ग पर यह हादसा हुआ। पूरब का ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सोमवार देर शाम जंग का मैदान बन गई। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र विवेकानंद पाठक और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद 4 गुना फीस वृद्धि के विरोध में 101 दिनों से आमरण अनशन कर रहे छात्र भी बवाल में कूद पड़े। करीब 2 घंटे तक यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा होती रही। इस सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बावजूद आक्रोशित छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें दर्जनों छात्रों के साथ ही पुलिस कर्मियों, मैजिस्ट्रेट और मीडिया कर्मियों को भी चोटें आईं। बवाल के दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और कई वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने यूनिवर्सिटी के कैंटीन को भी आग के हवाले कर दिया। सैकड़ों छात्र की हुजूम को देखते हुए पुलिस भी असहाय नजर आ रही थी। हालांकि मौके पर आसपास के थानों की फोर्स के साथ ही बड़ी संख्या में पीएसी को भी बुलाया गया था। करीब 2 घंटे तक चले बवाल और अराजकता के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। दरअसल पूरा मामला उस वक्त बिगड़ा जब पूर्व छात्र विवेकानंद पाठक यूनिवर्सिटी कैंपस में यूनियन हॉल के गेट पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से गेट खोलने के लिए कहा। उनके मुताबिक वे कैंपस के अंदर स्थित बैंक जाना चाहते थे, पर गेट ना खोलने की वजह से यह विवाद शुरू हो गया। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने और विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत ने आगामी 1 अप्रैल से गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। गहलोत ने यह घोषणा सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के तहत अलवर जिले के मालखेड़ा में आयोजित जनसभा में की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए जिस मंच से ये घोषणा की, उस पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। गहलोत की इस घोषणा को राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनका बड़ा दांव माना जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट विवाद के बीच इस घोषणा के कई मायने लगाए जा रहे हैं। गहलोत ने यह घोषणा ऐसे समय में की जब राजस्थान सरकार कई मोर्चों पर विपक्ष के निशाने पर है। गहलोत ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाने साधे। गहलोत के इस घोषणा पर प्रदेश में अब सियासत और गरमाएगी। पूर्णिया के जलालगढ़ की हजारों लोगों की आबादी इन दिनों प्रदूषण से है परेशान। AQI लेवल 540 तक पहुंच गया है। लोग अपने बेटे की शादी इस गांव में नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे एकमात्र कारण है जलालगढ़ रैक
पॉइंट पर लगने वाले कोयला और गिट्टी के रैक से निकलने वाली धूल, जिस कारण पेड़ पौधों से लेकर लोगों के किचन तक काली स्याही हो गई है। सैकड़ों लोगों में सांस की बीमारी की समस्या पैदा हो गई है। पूर्णिया के जलालगढ़ रेलवे स्टेशन पर बिहार का एक लौता रेलवे रैक पॉइंट है, जहां लोग कोयला का रैक आता है। यहां से बिहार के सभी जिले समेत दूसरे राज्यों में भी कोयला जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सप्ताह में 4 से 5 रैक आता है। जब ट्रकों के द्वारा ओवरलोड कर इस कोयले और गिट्टी की धुलाई की जाती है तो पूरा जलालगढ़ बाजार कोयले के डस्ट से भर जाता है। रैक पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर तक लोगों के घरों में डस्ट फैल जाता है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर मुंबई में जारी विरोध प्रदर्शन सोमवार को उस वक्त और तेज हो गया जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और महाराष्ट्र एकीकरण समिति यानी कि एमईएस के नेताओं को कर्नाटक पुलिस ने बेलगावी में प्रवेश करने से रोक दिया। ये जिला दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के केंद्र में है। महाराष्ट्र के नेता विरोध करने के लिए बेलगाव में प्रवेश के कोशिश कर रहे थे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक पुलिस ने एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ और शिवसेना के कोल्हापुर जिले अध्यक्ष विजय देवाने को एहतियाती हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा सोमवार को बेलगावी में आयोजित महामेला में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के शिवसेना सांसद धैर्यशील माने को जिले में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इससे पहले हर साल कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन एमईएस के नेतृत्व में होने वाले महामेला व सम्मेलन को पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद रद्द कर दिया गया था। अंचल में धारा 144 भी लगा दी गई है। सीमा विवाद को लेकर सोमवार को भी दोनों राज्यों में विधानसभा सत्र गर्मागरम रहा। जमुई शहर के जिस स्कूल में निकाय चुनाव का दिन में मतदान हुआ था, उसी स्कूल में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रात में आग लगा दी गई। आग के कारण कमरे का एक दरवाजा पूरी तरह से आग से जलकर राख हो गया। जिस कमरे के दरवाजे में आग लगाई गई उस कमरे में स्कूल का स्टोर रूम था। घटना की जानकारी हेडमास्टर शैल कुमार ने दिया और नगर थाना को दी, जिसकी बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। ये घटना जमुई शहर के हरनाहा मोहल्ले के सरकारी प्राइमरी स्कूल की है। बता दें कि जमुई शहर के वार्ड संख्या 11 में पढ़ने वाले इस स्कूल में रविवार के दिन में शहरी निकाय चुनाव का वोट डाला गया था और रात में आग लगा दी गई। हैरानी की बात तो ये है कि जिस मोहल्ले के बच्चों का भविष्य उस स्कूल में संवारा जा रहा है, आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों की किसी ने पहचान नहीं की, जबकि दवे जुबान से सब कहते हैं कि यहाँ स्कूल खत्म होने के बाद अड्डाबाजी शुरू हो जाती है। असामाजिक तत्व नशीली पदार्थ, शराब के सेवन भी करते हैं। स्कूल परिसर या छत पर ऐसे कई चीज देखने को मिल जाएंगी जो आपत्तिजनक और नशीली चीजों से जुड़ी हुई है।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व जल शक्ति और बागवानी मंत्री सरकार के निशाने पर है। सुक्खू सरकार लगातार जयराम सरकार के फैसलों को पलट रही है। अब जयराम सरकार में सबसे दमदार मंत्री रहे महेंद्र सिंह के इलाके में खुले प्रदेश के सबसे पहले सिवा प्रोजेक्ट के दफ्तर को बंद करवा दिया गया। सिवा प्रोजेक्ट का प्रदेश का पहला कार्यालय पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र सिंह के हल्के धर्मपुर के सिद्धपुर में चल रहा था। इस कार्यालय में उपनिदेशक समेत 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को अब शिमला ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कुंभ केंद्र भी आता है। इस दफ्तर की अधोसंरचना विकसित करने के लिए करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बीते 27 अगस्त कार्यकाल का संचालन शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण भवन में करीब 500 किसानों के एक साथ रहने और खाने की व्यवस्था की गई थी। प्रशिक्षण का पहला बैच अभी बैठने ही वाला था कि इससे पहले अब दफ्तर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मंडी और कांगड़ा के कुछ अन्य दफ्तरों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में गाय तस्करी मामले में गिरफ्तार टीएमसी के नेता अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की ईडी की कोशिश के बीच बंगाल पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ता को गला दबाकर मारने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गाय तस्करी मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार टीएमसी के हैवीवेट नेता अनुब्रत मंडल पर टीएमसी कार्यकर्ता को गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है। इस आरोप में बंगाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें दुबराजपुर अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें 7 दिनों की पुलिस हिरासत का आदेश दिया है। बता दें कि गाय तस्करी मामले में सीबीआई ने अनुब्रत मंडल को कुछ माह पहले गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने अपने हाथ में ये मामला ले लिया। सोमवार को दिल्ली की कोर्ट ने अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की इजाजत दे दी थी। उसके बाद बंगाल पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ता द्वारा दायर मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस तरफ से आरोप लगा है कि बंगाल सरकार उन्हें दिल्ली ले जाने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। 1 साल पहले हुई घटना में तृणमूल कार्यकर्ता ने सोमवार को दुबराजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसी के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। मंगलवार को अनुब्रत को दुबराजपुर कोर्ट ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस उसने 14 दिनों की जेल की मांग की थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 7 दिनों की पुलिस हिरासत दी है। इससे अगले 7 दिनों तक अनुब्रत मंडल दुबराजपुर थाने में ही रहेंगे और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। विपक्ष का मानना है कि बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस एकजुट होकर दिल्ली जाने से रोक नहीं सकती है। ईडी उन्हें दिल्ली ले जाने में सफल हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार के रवैये से साफ है कि अनुब्रत मंडल को बचाना चाहती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि राज्य में लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त नियुक्त किया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बिल इसी सत्र में लाया जाएगा और पास करवाया जाएगा। इस लोकायुक्त में मुख्यमंत्री,
डिप्टी सीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्री के अंदर होंगे। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोकायुक्त को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों समेत 5 लोगों की एक टीम होगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अन्ना हजारे राज्य में लोकपाल एक्ट की तर्ज पर लोकायुक्त चाहते हैं, इसलिए अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि लोकायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। नैनीताल में पर्यटक कुछ मड से बने घरों का आनंद ले सकेंगे। अब नैनीताल जिला प्रशासन की पहल से जिले के 4 गांव में मड हाउस टूरिज्म शुरू करने की योजना पर काम हो रहा है। गांव में मिट्टी के घर तैयार किए जाएंगे तो पहाड़ी खान पान का भी स्वाद टूरिस्ट को मिलेगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए गीली मिट्टी संस्था से MOU साइन किया है। मिट्टी से तैयार इन घरों में ना गर्मी का एहसास होता है ना ही ठंड लगती है। इन घरों में गजब की बात यह है कि इनमें चारपाई से लेकर कुर्सी तक भी मिट्टी से ही तैयार की जा रही है। वहीं ये घर स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर माने जाते हैं। 100 से 500 साल से भी ज्यादा समय तक ही यूं ही रहने वाले इन घरों का अर्थ बैंक लिविंग रूम में तैयार किया जा रहा है। पहाड़ में पुरानी रीत के बदले अब सीमेंट, सरिया और ईंट ने इन मकानों की जगह ले ली है, जो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। इसलिए मड हाउस को टूरिज्म के साथ जोड़ने की ये पहल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जिला प्रशासन मड हाउस बनाने को लेकर योजना तैयार कर रहा है। जल्द ही योजना में अमल किया जाएगा और इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तकरीबन 65 से अधिक टाइगर और 101 से भी अधिक तेंदुए का वास है। इन वन्यजीवी की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है, लेकिन कई बार ये वन्यजीव जंगल से आबादी में आ जाते हैं। ऐसे में इन्हें रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन रेस्क्यू व रिवाइल्डिंग सेंटर के अभाव में इन्हें अब तक लखनऊ या कानपुर स्थित जू भेजा जाता है। लेकिन अब पीलीभीत में भी रेस्क्यू व रिवाइल्डिंग सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब पीलीभीत के वन्यजीव रेस्क्यू के बाद भी पीलीभीत में ही रहेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सन 2014 में देश का 46वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तराई क्षेत्र में होने के चलते पीलीभीत का वातावरण वन्यजीव के काफी अनुकूल है। यही कारण है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में लगातार वन्यजीवी के संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। 2022 में हुए वन्यजीव गणना के आंकड़ों को देखा जाए तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगभग 65 से भी अधिक है। वहीं तेंदुए की संख्या यहां 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना संक्रमित हो गए हैं। नई दिल्ली में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में वो हिमाचल भवन में 3 दिन के लिए क्वारंटाइन रहेंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री का सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट का कार्यक्रम था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है और एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है।
उनके सभी प्रस्तावित कार्यक्रम को स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में हिमाचल भवन को दूसरे लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बिना मास्क के आवाजाही पर मनाही है। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक 21 दिसंबर को सीएम को दोबारा कोरोना टेस्ट होगा। बीते कल 18 दिसंबर को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सैंपल लिया गया था। इसके बाद देर शाम को उनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली दौरे के दौरान वो राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। बाद में दिल्ली लौट के सुक्खू ने बीते 2 दिनों में कांग्रेस के कई पार्टी नेताओं से मुलाकात की और साथ ही हिमाचल कैबिनेट के गठन को लेकर भी मंथन किया उन्होंने। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।